इस कहानी की शुरुआत में आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। इस तस्वीर पे एक नाम लिखा हुआ है और यह नाम है अहमद अल शारा उर्फ या एलियास आप कहें अबू मोहम्मद अल गुलानी या फिर अल जुलानी। और इस तस्वीर के साथ नीचे 10 मिलियन डॉलर यानी 1 करोड़ डॉलर यानी इंडियन करेंसी में आज की तारीख में लगभग 86 करोड़ डॉलर का इनाम रखा गया है। ये एक वांटेड टेररिस्ट जिसकी तलाश है और ये पोस्टर किसी और ने नहीं, अमेरिका ने छपवाया। सीरिया में अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया था 2017 में और इसके सर पर यानी अहमद अल शारा या फिर अबू मोहम्मद अल गुलानी या अल जुलानी के सर पर पूरे 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया था। तो ये तस्वीर, ये चेहरा आप देख लीजिए। अब आइए आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर है कल की यानी 14 मई 2025। इस पोस्टर के 8 साल बाद की तस्वीर है ये। इस तस्वीर में एक शख्स को तो आप पहचान ही गए होंगे, वर्ल्ड फेमस है, आजकल चर्चा में भी है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का बम इन्होंने फोड़ा था। तो ये है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ये एक शख्स से हाथ मिला रहे हैं। अब इस शख्स को देखिए, चेहरा थोड़ा सा बदला हुआ क्योंकि 8 साल एक लंबा अरसा होता है, 8 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं कि पूरा बदल जाए। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस शख्स से हाथ मिला रहे हैं। पूरी दुनिया की मीडिया वहां पर मौजूद है, पूरी दुनिया की मीडिया में ये तस्वीरें आई और इसके जरिए दुनिया ने देखी। ये जो ट्रंप के साथ हाथ मिला रहे हैं ये वही शख्स हैं जिनका पोस्टर अमेरिकी एम्बेसी ने 8 साल पहले जारी किया था और जिसके सर पर 1 करोड़ डॉलर का इनाम रखा था। अमेरिका ने न सिर्फ 1 करोड़ डॉलर का इनाम रखा था बल्कि इस शख्स को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। अमेरिका के ही दबाव में यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस शख्स को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। तो अमेरिका, यूएनएससी, इजराइल और भी ऐसे कई देश जिन्होंने इस शख्स को इंटरनेशनल टेररिस्ट माना। अब इस वक्त जिस शख्स से डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिला रहे हैं वो वही शख्स है, 1 करोड़ इनामी डॉलर वाला, अमेरिका के ही तरफ से जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम रखा गया डॉलर का और जिसे टेररिस्ट बताया गया था। अब उसी टेररिस्ट से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हाथ मिलाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल तो आएगा कि भाई एक टेररिस्ट जिसको आप ही ने बनाया, आप ही ने उसके ऊपर इनाम रखा, आप ही ने डिक्लेयर किया, फिर एक मंच पर उसके साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं? यही सवाल दुनिया के सामने था। लेकिन तस्वीरें बदली, चीज़ें बदली। इस तस्वीर और इस हाथ मिलाने का सच बताऊं उससे पहले एक सच जो मैं पहले भी कई बार आपको शायद दोहरा चुका हूं। आप जितने बड़े चेहरे आतंक के या नाम सोचिए, चाहे सबसे बड़ा जो कहते हैं अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन जिसने 9/11 किया, ओसामा बिन लादेन का डिप्टी अल जवाहरी जो ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद में मरने के बाद जिसने अलकायदा की कमान संभाली, अबू बकर अल बगदादी हाल के वक्त का सबसे खूंखार टेररिस्ट जिसने मौत के नए नए तरीके कैमरे पर कैद कर दुनिया को दिखाया और उसका आईएस यानी इंटरनेशनल जो आईएस उसने बनाया। तो ये सारे जो चेहरे हैं, चाहे बगदादी हो या फिर लादेन हो या फिर जवाहरी हो, इन सब में कॉमन बात एक है, ये सभी हैं आतंकवादी। लेकिन इन सबको जिसने पैदा किया, खड़ा किया, वो है अमेरिका। जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में दाखिल हुई, उस वक्त सोवियत संघ, तो अफगानिस्तान से सोवियत संघ को खदेड़ने के लिए अमेरिका को ज़रूरत थी, तो ओसामा बिन लादेन को पैदा किया और कहा कि जाओ जिहाद के नाम पे लड़ो। ओसामा बिन लादेन पहुंच गया अफगानिस्तान, पर हथियार देना आसान है। बाद में अफगानिस्तान का मसला ख़त्म हो गया, सोवियत सेना लौट गई, लेकिन लादेन ने हथियार वापस नहीं किए, जबकि अमेरिका ने उसे हथियार दिया, ट्रेनिंग दिया, पैसा भी दिया। अब एक बार खून लग गया तो कहाँ, लास्ट में वो अमेरिका के लिए सरदर्द बन गया। फिर 9/11 अमेरिका को ही जख्म दिया, एबटाबाद में फिर मारा गया। अल जवाहरी
ये भी अमेरिका का ट्रेन किया हुआ, लेकिन जब काम का नहीं रहा, अमेरिका के खिलाफ हुआ, उसे भी मार दिया। बगदादी, जब 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ, सिविल वॉर, बशर अल असद की सरकार के खिलाफ, तो चूंकि असद के सरकार के सपोर्ट में रशिया थी और वो उसकी मदद कर रही थी, ईरान भी था। अब इधर बहुत सारे लोग असद के खिलाफ हो गए, वो पहुंच गए सीरिया। बगदादी ने भी कहा कि चलो सीरिया चलते हैं, तो वो सीरिया पहुंच गया। सीरिया में वो अब असद के खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिका चूंकि असद के खिलाफ है, लेकिन रूस असद के सपोर्ट में है, तो अमेरिका को चाहिए था दूसरा दुश्मन। उसने बगदादी और उसके जैसे आतंकवादियों की मदद की, कहा ये लो हथियार, ये लो ट्रेनिंग, ये लो पैसे, सीरिया में लड़ो। अब बगदादी वहाँ जाकर लड़ रहा है, अपने फौज तैयार कर रहा है, लेकिन फिर बाद में सेम उसका हाल भी ओसामा जैसा हुआ, लादेन जैसा। हथियार ले तो लिया, बाद में जब खून लग गया तो उल्टा वो अमेरिका पर ही चढ़ बैठा। फिर अमेरिका ने उसे भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया और आखिरकार बगदादी का भी अंत हो गया। तो ये सारे टेररिस्ट पहले अमेरिका पैदा करता है, फिर उन्हें मारता है। यही राजनीति है। अब ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इसी तस्वीर में इसकी पूरी सच्चाई छुपी थी। ये जिस शख्स से जो $1 करोड़ का इनामी है, ये शख्स इस वक्त इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिला रहे हैं क्योंकि अब ये सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, यानी अंतरिम राष्ट्रपति। जी हाँ, अहमद अल शारा। अहमद अल शारा ने अपना नाम, जैसे ही अंतरिम राष्ट्रपति अभी इसी जनवरी 2025 में जब शपथ ली, तो अपना नाम बदल दिया। अब उन्होंने कहा मेरा ऑफिशियल नेम होगा अहमद अल शारा, क्योंकि इनका पुराना नाम आतंकवाद की याद दिलाता था और पुराना नाम वो था अल मोहम्मद अल गुलामी या अल जोलानी, जिसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम का पोस्टर छपा हुआ था। तो उस नाम को ही इन्होंने अपने से किनारे कर लिया और अब ये नए नाम से सीरिया के राष्ट्रपति हैं और नया नाम है अहमद अल शारा। तो अहमद अल शारा से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इसलिए हाथ मिला रहे हैं क्योंकि वो सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट हैं। लेकिन ये आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने, बल्कि ज़्यादातर देशों ने अहमद अल शारा को सीरिया का प्रेसिडेंट माना ही नहीं, न मान्यता दी है वहाँ की सरकार को। तो फिर ट्रंप क्यों? ट्रंप 4 दिन के दौरे पर गल्फ कंट्री में घूम रहे थे, कल शायद निकल गए। तो वो सऊदी अरब पहुँचे, उसके बाद फिर कतर भी गए, अब तुर्की भी शायद जाना था। तो कल जब वो लौटने लगे, अपना ये दौरा ख़त्म करके तुर्की जा रहे थे शायद, उससे पहले अचानक वो अहमद अल शारा को बुलाया जाता है, उनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, फ़ोटो सेशन होता है, ये तस्वीर खींची जाती है और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप एक ऐलान करते हैं कि 1979 से सीरिया के ऊपर जितने भी बैन थे, आर्थिक पाबंदी और बाकी तरह की पाबंदी, जो प्रतिबंध था, वो सारा अमेरिका आज से हटा रहा है और अहमद अल शारा की सीरिया की इस नई सरकार को मान्यता दे रहा है। यानी वो उस पर मुहर लगा रहा है कि ये गवर्नमेंट लीगल है। न सिर्फ ये कि इस सरकार को मान्यता दी, उसके ऊपर से तमाम प्रतिबंध हटाए, अब सारी आर्थिक मदद भी करेगा, बल्कि दुनिया के कई देशों को चौंका भी दिया। क्योंकि सीरिया जैसे देश में एक ग्लोबल टेररिस्ट, जो खुद अमेरिका मतलब ही इसका सबूत है, और अब वो एक प्रेसिडेंट और अमेरिका कह रहा ठीक है। टेररिज्म को लेकर अमेरिका की पॉलिसी क्या है, एक तस्वीर से भी साफ हो जाती है। क्योंकि दुनिया के और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ टेररिज्म में आतंकवाद छोड़कर लोग मुख्य धारा में आए, अमेरिका ने नहीं माना, लेकिन सीरिया में है। क्यों? क्योंकि इस वक्त ट्रंप साहब को पूरे दुनिया का बॉस बनना है, उन्हें दिखाना है, और शायद मुझे लगता है शांति का नोबेल अवार्ड उनका टारगेट है। इसी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर वाली भी बात की, लेकिन आज उनका फिर बयान है कि नहीं, मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई थी, मैंने सिर्फ मदद की थी। अब मध्यस्थता और मदद के बीच में क्या फ़र्क है, ये वो बेहतर बता सकते हैं। तो खैर, कहानी है अहमद अल शारा की। जब 2011 में सीरिया में सिविल वॉर छिड़ा तो पहले लगा पुतिन को कि संभाल लेंगे, ईरान भी दोस्त था, मदद कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे हालात बेकाबू होते गए। उसी वक्त बगदादी, जो सिर्फ इराक में था,
उसको एक मौका दिखाई दिया। उसने कहा चलो हम भी सीरिया के उथल पुथल का फ़ायदा उठाएं। तो पहले वो खुद नहीं गया, उसने अपने ख़ास बंदे को कहा तुम जाओ सीरिया, और सीरिया में जाकर एक फ्रंट तैयार करो, लड़कों को तैयार करो, उनको हथियार दो, ट्रेनिंग दो, और वहाँ पर असद की सरकार के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू करो। जिस शख्स को बगदादी ने चुना सीरिया में अपना मेन कमांडर, उस शख्स का नाम था अहमद अल शारा, यानी अभी के सीरिया के प्रेसिडेंट, या दूसरा नाम अल मोहम्मद गोलानी या अल जुलानी। 2011 में अल जुलानी को इराक से सीरिया भेजा गया। अब वो सीरिया में जाने के बाद 2012 में जुलानी ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, क्योंकि वो आईएस के नाम पर कर नहीं सकता था। तो उसने खोला अल नुसरा फ्रंट। अल नुसरा फ्रंट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बैन है। अब इसके बाद वो इसका बना बॉस। फिर बाद में जब अल नुसरा फ्रंट निगाहों में आई कि ये टेररिस्ट फ्रंट है, तो इसका नाम बदल कर दिया जबात फतह अल शाम। लेकिन फिर जबात फतह अल शाम भी कुछ आया कि रूस का प्रेशर था, तो फिर से उसका नाम बदला गया, और उसके बाद तीसरा नाम रखा गया तहरीर अल शाम, और इसका भी हेड यही जुलानी। अब जुलानी ने वहाँ लड़ाई शुरू कर दी असद के ख़िलाफ़। धीरे धीरे बाकी फोर्सेस भी उसके साथ जुड़ते गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब जुलानी बहुत बड़े हो गए, उन्हें लगा कि ये बगदादी से इंस्ट्रक्शन लेने का कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अब खुद के ऊपर करेंगे। अब वो खुद से लड़ना शुरू किया। जब अमेरिका को ये बात पता चली, तो उधर अमेरिका ने जुलानी को अरेस्ट भी किया था। 5 साल तक ये जो भी सीरिया के प्रेसिडेंट जिनसे डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिला रहे हैं, 2000 के मिड में ही 5 साल तक अमेरिकी बंदी रहे अल जुलानी। 5 साल बाद इनको छोड़ दिया गया। जब छोड़ा गया तो ये फिर से वापस उसी रास्ते पर असद सरकार के ख़िलाफ़, फिर बगदादी से भी किनारा कर लिया। जेल से आने के बाद जुलानी को एक चीज़ समझ में आई कि बगदादी के रास्ते पे चलेंगे तो सिर्फ बर्बादी होगी। तो उसने एक तरीका अपनाया कि असद सरकार को तो उखाड़ कर फेंकना है, लेकिन पश्चिम देश हैं उनको भी साथ मिलाना, थोड़ा सा कट्टरवाद में नॉर्मल बिहेवियर रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा कट्टरवाद ना हो, ताकि उन देशों को अपने साथ लेकर चल सकें। उसने अपना स्टाइल बदला, और उसके बाद अब वो लड़ना शुरू किया। 2011 में जो सिविल वॉर शुरू हुआ था, गृह युद्ध, 13 साल तक चला सीरिया में। इन 13 सालों में 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पता नहीं कितने लाख लोगों को सीरिया छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर 2024 की तारीख आई, दिसंबर का महीना, और सबसे फ्रंट पे अब जो असद सरकार के ख़िलाफ़ छोटे छोटे बहुत सारी टुकड़ियाँ लड़ रही थी, लेकिन जो मेन फोर्स सामने उभर कर आया वो यही अल जुलानी का फोर्स था। अल जुलानी की इस टीम ने तहरीर अल शाम, इसने असद के कब्ज़े वाले बड़े बड़े शहरों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। बशर अल असद को लगा था कि पुतिन मदद करेंगे और उसके बाद इन सब का खात्मा हो जाएगा, या ईरान मदद करेगा। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि 23 और 24 में ईरान फंस गया इजराइल के चक्कर में। वो उधर आपने देखा होगा ड्रोन लड़ाई, तो अब वो पहले अपना घर देखेगा या दूसरे का घर देखेगा। ईरान ने बशर अल असद की मदद करने से इनकार कर दिया कि मैं अभी अपना ही देश बचाने की कोशिश में हूँ। अब बचे पुतिन, जो लगातार इतने बरसों से 20 सालों से असद की सरकार को बचाए हुए थे। उधर पुतिन साहब पर भी दूसरी मुश्किल थी। 3 साल पहले उन्होंने यूक्रेन से जंग छेड़ रखी थी। अब सारी आर्मी उधर, फोर्स उधर, गोला बारूद उधर, पैसे उधर। अब वो रशिया को देखें या सीरिया को देखें, एंड टाइम तो उन्होंने भी मदद नहीं की। अब बशर अल असद जिन दोस्तों के भरोसे पर थे, वो दोस्त खुद अपने घरों में लगी आग को बुझाने में लगे थे। तो ऐसे में दुश्मन को मौका मिला, बशर अल असद को लग गया भार में। दिसंबर 2024 में चुपचाप एक जहाज़ में बैठकर असद सीरिया से निकलते हैं और सीधे मॉस्को लैंड करते हैं। पुतिन ने इतनी दोस्ती निभाई, उन्होंने कहा कि चलो इस बुरे वक्त में कहाँ भटकोगे, आ जाओ, यहाँ तुम्हें घर देते हैं, यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे, महफूज रहोगे। तो 24 में वो भाग कर पहुँच गए। अब वो अभी भी मॉस्को में है। इधर असद के जाने के बाद अब सीरिया खाली, गद्दी खाली। अब शुरू हुई कश्मकश, कौन बनेगा। तो इसी के बाद जनवरी में यह तय हुआ, जो छोटे छोटे जितने संगठन थे, और उन्हें लगा कि पश्चिमी देशों में जो एक्सेप्टेड चेहरा होगा वो शायद अहमद अल शारा का होगा। तब तक वो खुद को अबू मोहम्मद अल
गुलानी या जुलानी जो बता रहे थे उनको होगा। फिर हुआ कि नहीं ठीक है, पहले हम एंट्रिम प्रेसिडेंट बनाते हैं, अंतरिम, बाद में जब चुनाव वुनाव डेमोक्रेसी देखेंगे। उन्हें एक इस्लामिक हुकूमत कायम करनी है सीरिया में। तो फिर लोगों की मर्जी से ये तय हुआ कि अल जुलानी को अंतरिम प्रेसिडेंट बनाया जाए और जनवरी 2025 में, यानी 4 महीने पहले, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन जुलानी को सीरिया के प्रेसिडेंट के तौर पर ज़्यादा देशों ने मान्यता नहीं दी। सऊदी अरब ने दी और कुछ और देश थे, और लगा कि ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। सीरिया वैसे भी खंडर बन चुका है। 13 लंबे साल में जो गृह युद्ध हुआ, बर्बाद होकर रह गया इतना खूबसूरत देश। लेकिन अब अचानक कल यानी कि 14 मई को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इसमें सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया कि किसी तरह से सीरिया के इस प्रेसिडेंट से आप मिले। और डोनाल्ड ट्रंप मिले, खुलेआम मिले, हाथ मिलाया, और उसके बाद बंद कमरे में बैठक हुई और फिर एक ऐलान हुआ। ट्रंप की तरफ से ऐलान ये हुआ कि अब तक सीरिया पर जो 1979 से हमने तमाम पाबंदी लगा रखी थी, वो इसलिए कि बशर अल असद की सरकार आतंकवादियों को बढ़ावा देती थी, आतंकवादियों की मदद करती थी। तो अब वो दौर ख़त्म हो गया, अब असद रहे नहीं। तो उन्हें उम्मीद है कि अहमद अल शारा की लीडरशिप में सीरिया दोबारा चमकेगा, और उसको चमकाने के लिए हमने सीरिया पर लगे तमाम प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन को वापस लेते हैं, और जितनी मदद होगी हम करेंगे। और इस ऐलान के साथ सीरिया ने एक राहत की सांस ली। लेकिन इस ऐलान के साथ ट्रंप ने कई और नए दुश्मन भी बना लिए, और उनमें एक दुश्मन तो पहले से ही है ईरान, उसे ये बात हजम नहीं हुई। और दूसरा जो दोस्त है अमेरिका का, इजराइल, क्योंकि इजराइल को पता है कि सीरिया में अगर एक टेररिस्ट के हाथ में कमान होगी और वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप, अगर अलकायदा या फिर बगदादी के लोग जिन्होंने तख्ता उखाड़ के फेंका है वही सीरिया पे काबिज होंगे, तो सीरिया से इजराइल को खतरा है। तो इसीलिए सीरिया डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से नाराज़ है कि आप इस सरकार को कैसे मान्यता दे सकते हो, जिसके सरकार के मुखिया पर आपने खुद $1 करोड़ का इनाम रखा था, जिसको आपने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, जिसको यूएनएससी ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। लेकिन ट्रंप साहब ये सब चीज़ें कहाँ मानते हैं। लगता है वो अपने सेकंड टर्म में जो आए हैं, कुछ क्रांति करने के लिए आए हैं। आप उनके तमाम फैसले देखिए शुरू से अभी तक, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो मेक इन अमेरिका हो, चाहे अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी छात्रों का मामला हो, इंडिया पाकिस्तान का सीज़ फायर हो, अब जेलेंस्की और पुतिन के बीच भी वो मीटिंग होने जा रही है। उन्होंने कहा कि आप चाहो तो मैं भी आ जाऊंगा मीटिंग में, साथ में चाय पी लेंगे। तो इस, और एक और आज खबर आई देखिए कि जो टिम कुक हैं एप्पल के सीईओ, बाकायदा ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, ये सोर्सेज नहीं है, वीडियो भी होगा सोशल मीडिया पे, आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैंने टिम कुक को बुला के डांटा और समझाया कि तुम कहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हो एप्पल का। इंडिया में इन्वेस्ट मत करो, उनका तो टैरिफ बहुत ज़्यादा है और इंडिया में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तुम यूएस में करो। और ये वजह ये है कि चूँकि टैरिफ की लड़ाई में चीन एप्पल का एक बहुत बड़ा अब तक हब था जहाँ पे उसके सारे असेंबल हुआ करते थे। लेकिन अब चीन ने भी अमेरिका के पलटवार में टैरिफ जितना अमेरिका बढ़ा रहा है वो और दुगना करता जा रहा है। तो पता नहीं एप्पल के तो फिर प्रोडक्ट के रेट क्या पहुंच जाएंगे। तो एप्पल को लगा इंडिया का मार्केट सस्ता है, तो एप्पल ने यहीं से सारा असेंबल करने का अपना सोच लिया। अब ट्रंप साहब ने हड़का दिया टिम कुक को और कहा कि नहीं, आप अमेरिका में करो, इंडिया जाने का क्या मतलब है। अब जाहिर सी बात है, अमेरिकी प्रेसिडेंट अगर अमेरिका की ही एक कंपनी के सीईओ को इस तरह बोले और सीधे कैमरे पर जेलेंस्की को जिस तरीके से हड़काया था पूरी दुनिया ने देखा, टिम कुक को न सिर्फ हड़काया बल्कि खुद कह भी रहे हैं कैमरे के सामने, तो आपको लगता है कि टिम कुक इंडिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स को असेंबल करने की कोशिश करेंगे? जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा मौका है जो भारत से छीना जा रहा है। अब पता नहीं, ट्रंप और मोदी साहब में तो अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती अब कुछ कहीं और ही जा रही है। मुझे लगता है ये जो अभी सीज़ फायर हुआ है, इसको भी लेके जिस तरीके से ट्रंप साहब ने क्लेम करना शुरू किया, वो भी एक नोबेल पीस प्राइज़ के लिए कोशिश थी। लेकिन अब भारत सरकार ने लगातार कह दिया कि नहीं, सीज़ फायर में अमेरिका ने कोई मदद नहीं की। अब आज उन्हें कहना पड़ा हमने मध्यस्थता नहीं की, हमने तो सिर्फ मदद की थी। तो ये रिश्ते ख़राब होने, लेकिन इस रिश्ते ख़राब होने से
हमारे ट्रेड और बाकी बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेकंड टर्म है ना डोनाल्ड ट्रंप साहब का, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो उन्होंने चार्ज लिया है, अभी पूरे 3.25 साल बाकी है या 3.5 साल, पता नहीं क्या क्या होगा। खैर, कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और